नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में पूरे सप्ताह भर की सियासत पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और देखिए, इस सप्ताह का जो पॉलिटिकल मंथन है उसमें दो कार्यक्रम हमने शूट किया है। एक तो पूरा बांकीपुर पर फोकस्ड है और एक थोड़ा सा बिहार की पॉलिटिकल जो स्थिति है उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। तो हमारे साथ आप देख रहे हैं कि फ्रेम में सारे दिग्गज लोग हैं। परिचय करा देते हैं। जो गेस्ट है हमारे साथ जनसुराज, जिसने अभी इतिहास रचा है। तो बांकीपुर चुनाव जिसमें जनसुराज ने इतिहास रचा है, उस चुनाव के प्रभारी रहे प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और ठीक मेरे दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के प्रवक्ता हैं रंजन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं संतोष पाठक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस कार्यक्रम में विश्लेषक की भूमिका में हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए थोड़ा डिबेट को ओपन करते हैं। बिहार के बहुत सारे मुद्दे हैं और साथ ही साथ उन मुद्दों के साथ थोड़ा सा आपको दिल्ली भी ले चलेंगे, क्योंकि संसद में बड़ा गतिरोध है भाई। तो संसद में गतिरोध कैसे कम होगा, क्या है वो उन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि भाई बिहार अब भाजपा के लोगों से या एनडीए के लोगों से संभल नहीं रहा है। तो सवाल तो पहले रंजन जी से ही होगा। रंजन जी भी सत्ता में है, संतोष जी हैं, इनसे पूछेंगे और रामबली से थोड़ा इसका समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब तो भाई रामबली जी भी विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। तो रंजन जी क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार नहीं समझ रहा आप लोगों। पहले तो मैं शुभकामना देना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि उनसे तो राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं संभल रहा है। और मुझे लगता है कि जिससे अपनी पार्टी नहीं संभल रहा है वो 14 करोड़ बिहार को संभालने निकले हैं। और जिसको 14 करोड़ लोगों ने मिलकर आशीर्वाद देकर 202 सीट जिताया और बिहार विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ सरकार हम लोग बनाए, तो शायद उस जनमत का वो ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। अब बिहार भाजपा या एनडीए से नहीं संभल रही है, ये इस बात का सतत एग्जाम्पल है इस बात का कि आज 22 राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकार है। ये अपने आप में कहने के लिए काफी है सागर भाई की 140 करोड़ लोगों का भी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। तो आप डोल रहे हैं ना वो आशीर्वाद। बांकीपुर एग्जाम्पल है, दतिया एग्जाम्पल है। ये आप याद करिए कि कई ऐसे उपचुनाव रहे हैं पीछे भी। अरे किला दरक रहा है आपका। मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूँ। कई ऐसे उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए थे। याद करिए एक बार ये राष्ट्रीय जनता दल को खुशफहमी तब भी हुई थी जब 2009 के उपचुनाव, भाई साहब को याद होगा, जब 18 सीट में से मैक्सिमम सीट वो जीत गए थे। और तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार 2010 में कैसा धूल चटाई, ये भी इतिहास देख रही है। मतलब साक्षी है इतिहास इस बात का। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर हम लोग हार जाते हैं और भी कैराना के सीट हम लोग हार जाते हैं। फिर उत्तर देखिए, अयोध्या के साथ एक अलग है। जो छलावा महागठबंधन के लोगों ने, वहां सपा के लोगों ने जो छलावा वहां किया है, वही छलावा यहां भी करने का प्रयास किया गया था। आरक्षण चली जाएगी, संविधान खतरे में है। तो यहाँ तो हमारे नेता चिराग पासवान जी थे, हर मन से कहे कि हम जब तक जिंदा हैं, जब तक मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई छू ही नहीं सकता है। लेकिन यही बात उत्तर प्रदेश की धरती पर भरमाने में, भ्रम की राजनीति करने में वो लोग कामयाब रहे हैं। कुछ सीटें संतोष जी के पास आते हैं। संतोष जी, अब तो नया नया आपको मित्र मिल रहा है। विपक्ष के लोग तो अब बदल रहे हैं ना, चेहरे बदल रहे हैं। अब पहले तेजस्वी जी थे, अब प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, रामबली जी मौजूद है यहाँ पर। तो अच्छा है ना अब आपके लिए विपक्ष। पहले का विपक्ष तो मेरी जानकारी में अभी भी नेता विपक्ष की कुर्सी राजद के पास ही है। मीडिया के पास और कोई दूसरा काम अभी नहीं है, तो प्रशांत किशोर जी को जबरदस्ती विपक्ष बना रहे। एक कल्बिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक चुनाव जो है, एक चुनाव में कोई एक पार्टी हार जाए, एक चुनाव कोई पार्टी जीत जाए, उससे कोई बहुत बड़ा ये कोई फिनोमिना पैदा हो जाता है, ऐसी बात नहीं। समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से लोगों का आकर्षण बनता है, बिगड़ता है। तो हो सकता है समय अभी हमारे साथ नहीं हो, समय अभी इनके साथ और रामबली भैया के साथ। कुछ दिनों पहले वो पूरा समय हमारे साथ था।
और आने वाले समय अब इनका समय आ रहा है ना। आने वाले समय में भी जिस प्रकार की स्थिति बिहार में 2025 के चुनाव में बनी थी नवंबर में, वही स्थिति आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। और ये बिहार में पिछले 20-22 वर्षों से, जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, तो देश समाज के सामान्य लोगों के जीवन में हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया, और जैसे जैसे लोगों के जीवन में बेहतरी होती चली गई, वैसे वैसे समाज का हर तबका हमारे साथ जुड़ता चला गया। अभी तत्कालिक कुछ परिस्थितियां होंगी जिनकी वजह से हमको बांकीपुर में हार मिली है, उसको हम लोग स्वीकारते भी हैं, लेकिन आने वाला समय पूर्व की भांति हमारा ही रहने वाला है, इसलिए हमको अपने मन में कोई शंका संशय नहीं। ठीक है, सर के पास आएंगे, लेकिन प्रोफेसर रामबली सर से मेरा ये सवाल है कि अब तो आप लोग चुनावों जीत गए, इतना दिन से पैदल चल रहे थे, पूरा कैंपेन, पूरा प्रचार, सोशल मीडिया, हैन तेन सब, लेकिन बावजूद इसके आपको विपक्ष तक मानने को तैयार नहीं है भाजपा। पहले भी कहती थी कि राजद ही मेरा अपोनेंट है, और आज भी वही हाल है। देखिए, विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, और जो विपक्ष की भूमिका में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी लगातार इधर उपेक्षा कर रहे थे, सदन की भी उपेक्षा कर रहे थे, जब सदन चल रहा हो तो विदेश में जा रहे थे, जब चुनाव लड़ रहे हो तो वो यूरोप की यात्रा कर रहे थे, और ऐसे कई ज्वलंत मुद्दों पर जो सशक्त विरोध होना चाहिए था अपोजिशन की तरफ से, वो बिहार में कहीं दिख नहीं रहा था। तो यह बांकीपुर के चुनाव, अभी संतोष भाई कह रहे थे संजोग और समय की बात कर रहे थे, मैं इसे संजोग और समय नहीं मानता, लेकिन एक दिखाई लोगों में पड़ रहा था कि लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता महसूस कर रहे थे लोग, और उस मजबूत विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर जी ने जो चुनाव लड़ी, एक महज विधानसभा का और विधायक का चुनाव नहीं था, इसका संदेश पूरे बिहार में, यहाँ तक कि केंद्र तक इसकी चर्चा हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो विपक्ष की भूमिका जिस पार्टी को मिला था, आज भी कायदे से विपक्ष के नेता तेजस्वी जी ही हैं, लेकिन तेजस्वी जी अगर भूमिका का निर्वहन सही ढंग से किए होते तो फिर प्रशांत किशोर जी के लिए यह गैप नहीं मिलता। तो प्रशांत जी के लिए विधायक के रूप में नहीं, बल्कि बिहार की जनता ने, लेकिन भाजपा अभी भी नहीं मान रही है आपको ना। अब भाजपा को तो समय आएगी तब मानेंगे, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि एक सीट जीते हैं, लेकिन एक सीट के पीछे कितना बड़ा हलचल है बिहार के अंदर, देश के अंदर, ये तो भाजपा और सबको दिखाई दे रहा है। तो उस हलचल का इशारा क्या है कि बिहार में एक विकल्प की तरफ पड़ रहा है। प्रशांत किशोर पर लोगों की उम्मीदें हैं, प्रशांत किशोर हो सकता है कि लेते हैं। सर, बहुत बड़ा हलचल है बोल रहे हैं, बिल्कुल हलचल तो है ही। बार बार ये विपक्ष को लेकर नैरेटिव ये सेट करने का प्रयास भाजपा का है कि भाई रियल विपक्ष तेजस्वी ही है, तो तेजस्वी को इतना वैल्यू क्यों देने लगी है अचानक से भाजपा? लेकिन तेजस्वी यादव वाकई विपक्ष के नेता है, और उनका जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, तो उसकी तुलना प्रशांत किशोर जी से नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर जी की जीत के पीछे मैं कई कारण देखता हूँ, और मुझे लगता है कि इतना अनुकूल अवसर प्रशांत किशोर को शायद ही जीवन में कभी मिलेगा। अगर बाकी पूर्व चुनाव नहीं जीतते तो राजनीति से उनका मोह भंग हो जाता और आगे बढ़ना, पार्टी समाप्ति की कगार पर थी। पार्टी से लोग नेता भाग ही रहे थे। पता नहीं प्रोफेसर साहब अभी तक कैसे उनके साथ टिके हुए थे, इतने नेता चले गए, तो अगर वो नहीं चुनाव जीतते तो उनके राजनीतिक अस्तित्व ऑफर ऊपर आया था सर। देखिए, बधाई दीजिए। दल में रहता है तो ये अच्छी बात है कि डिस्कशन होती है, कभी लोग रुसते हैं, कभी मनाते हैं, कभी करते हैं, लेकिन जब से दल की शुरुआत हुई, स्थापना हुई है, तब से लेकर के अभी तक, चुनाव में भी हम बुरी तरह हारने के बाद भी छोड़ सकते थे, बीच में भी कई अवसर आए, लेकिन हम लोग छोड़े नहीं। नाराज कर देते हैं प्रसाद, नाराज होते हैं, काहे करते हैं? नाराज तो आप पर ही, आप खुद नाराज हो जाते हैं। नहीं, वैसे थोड़ा हो जाते हैं, कारण होगा, कुछ कारण बता दीजिए। वो कारण यही होता है कि प्रशांत किशोर जी के जो कार्य प्रणाली है, कभी कभी हम लोग को सूट नहीं करता है, क्योंकि उनका जो पृष्ठभूमि और हम लोग का राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि दोनों थोड़ा तालमेल में प्रोफेशनल है थोड़ा। इस नाते हम भी प्रोफेसर हैं, हम मेहनती हैं, हम भी ईमानदारी से काम करते हैं। अभी जितनी बड़ी जिम्मेदारी, अब रणनीतिकार के भी रणनीतिकार हम बने हुए थे अभी यहाँ इस चुनाव में। प्रशांत जी तो स्वयं रणनीतिकार हैं, लेकिन उनके चुनाव में कोई चुनाव का प्रभारी बने, और उन्होंने ही कहा था हमसे
फिर और वो सीख गए क्या? अभी चर्चा जेएसपीटी के पीछे नेता को नहीं रखना, आगे रखना। जेएसपीटी तो बड़ी बात नहीं है, अरे JSPT JSPT पहले तो आगे हमारा रखा था, एक नेता सहयोगी पीछे। टेक्निकल चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सबसे पहले आज से लगभग 3 महीना पहले, इस बात का मैं रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ कि 3 महीना पहले हमने प्रशांत जी को कहा था कि बांकीपुर से चुनाव लड़िए, यह जानते हुए कि बांकीपुर में हमारा संगठन नहीं के बराबर है, वार्ड में नहीं है, बूथ पर नहीं है, या नगर में नहीं है, महानगर में नहीं है, यह जानते हुए हम लोगों ने, इसलिए कि प्रशांत जी पर 2 धब्बा था, 2 स्टिग्मा था। पहला स्टिग्मा ये था कि पिछले चुनाव में देखने को मिला कि प्रशांत जी भाजपा के बी टीम है, ये प्रचार किया, मुसलमानों को वोट में बाधक हुआ। दूसरी बात था कि ये सब लोगों को उन्होंने लड़ाया और अपने खुद नहीं लड़े। तो मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा था उस दिन तक ये संशय था कि प्रशांत जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम लोग जानते थे 3 महीना पहले से यही बात को कहते कि 2 जो स्टिग्मा है यह दूर हो जाएगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी की हार किसी का जीत बहुत माने नहीं रखता है, बड़े बड़े लोग भी हारते हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी जीतते रहे, इसलिए उस नजरिए से चुनाव को नहीं देख रहे थे। लेकिन प्रशांत जी हमारा जो ब्रह्मास्त्र थे उसको हम लोगों ने प्रयोग किया और प्रयोग में पूरी तरह सफल रहे। यह संदेश जो है बिहार में बहुत पॉजिटिव गया है, ये सबसे बड़ी बात। ऑफर आया कि नहीं आपको? देखिए बहुत लोग उधर चले गए। ये ऑफर तो राजनीति में जहाँ रहेंगे वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, मेरी तो जानकारी है कि मिला था आपको। जब तक मन नहीं बनेगा आपका तब तक नहीं, कोई जबरदस्ती तो हम लोग 4 पैर वाले हैं नहीं कि बांध के कोई रखेगा। अगर कौन से हमको पद जाना का होगा ऑफर मिला तो चले था? जाएंगे, किसी को भी किस जाना पद का होगा। ऑफर मिला था? अब ये सब कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम लोग 2 पैर के प्राणी हैं और वो भी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और हम लोग भी अगर प्रभाव में आ जाए तो प्रभाव में आना होता तो हमने 3 साल पहले एमएलसी का पद छोड़ दिया। एक बात तेजस्वी जी का मान लेते एमएलसी नहीं छोड़ते, तो आजकल तो एमएलए एमएलसी एमपी बनने के लिए बहुत तरह के पापड़ बेल रहे हैं और मैंने तो पापड़ बेलना के बजाय उसको छोड़ दिया, हंसते हंसते ऊपर कर दिया। बिल्कुल संघर्ष का रास्ता आपने खुद से चुना, इसमें ये तो पूरा बिहार जानता है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इस चुनाव में एक और पहलू देखने को मिला, अब इस चुनाव को समाप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक अंतिम सवाल रंजन सिंह जी से है। आप अपना वोटवा नहीं ट्रांसफर कराए एनडीए को? देखिए, वोट ट्रांसफर कराने से पहले एक चीज आज समझना है कि ये जो बांकीपुर का जो चुनाव था, जिनको पूरे बिहार की जनता ने किया था इनकार, उसको बांकीपुर के जनता ने किया है स्वीकार। अब बारी है कि प्रशांत किशोर जी दिखाए अपना चमत्कार। तो ठीक, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सागर भाई, कि अब बांकीपुर में पक्ष और विपक्ष में वोट डलना था और संवैधानिक रूप से विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल है। चूंकि ये संवैधानिक, जब पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बिहार का जो जनमत है, जब एक तरफ सरकार चुन रही होती है तो दूसरा विपक्ष भी चुन रही होती है। विपक्ष चुनने का मतलब ही यही होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षा वो विपक्ष करेंगे, सदन के अंदर भी और सड़क पर भी। तो मुझे लगता है जितने दिन से बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद जो अब तक की परिदृश्य रहे हैं, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने उन संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन सही तरीके से उन्होंने नहीं किया। जब जब उनको मौका मिला है, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट, जब नहीं किया है तो निश्चित रूप से बांकीपुर के जनता हमको चुनने के बजाय उनको दुरकारने पर या उनको इनकारने पर ज्यादा वोट किया है। तो मुझे लगता है कि मजबूत, थोड़ा सा मैं संतोष भाई से यहाँ पर आइडियली अलग हूं, क्योंकि इन्होंने कहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष का चुनाव था, बेशक संवैधानिक रूप से न हो, संविधान ने तेजस्वी यादव को जरूर मौका दिया है, लेकिन शब्द और आवाज जो होगा वो प्रशांत किशोर समझ गए। मतलब विपक्ष का चुनाव होगा तो आप विपक्ष को वोट दीजिएगा, नहीं, मैंने नहीं, मैं तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे थे। प्रशांत किशोर विपक्ष की मजबूत आवाज बन सकते थे, इसलिए बांकीपुर की जनता ने जनता ने ना जिताया सर, जनता ने संतोष जी से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आप। एक सभा में प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि 1 वोट हमको दीजिए और मैं अगर जीतूंगा तो 242 विधायकों में नकेल कर दूंगा। तो बोला था उन्होंने। ये लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर की भाषा है। मेरा सवाल जनसुराज से ये है, मैं ये सवाल अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलता भी हूँ, लोग पूछते भी हैं। 242 में से बहुतेरे ऐसे विधायक होंगे जो 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार से जीत कर आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी का ये 9वां चुनाव है जो लगातार जीते हैं।
और अलग अलग जातियों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से दुरूह चुनौतियों के को फेस करके विधायक चुनाव जीतकर आ रहे हैं बिहार के समय। और बिहार में आप किसी भी सामान्य व्यक्ति के मुंह पर माइक लगा दीजिए, अगर वो नकार देगा कि बिहार के सामान्य लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, तो फिर मैं भी बिहार बदल तो नहीं ना रहा है सर। बदलाव के क्या इंडिकेटर्स है, क्या पैरामीटर, किस हिसाब से बिहार नहीं बदला है आप बताइए। कोई एक व्यवस्था चुन लीजिए और कहिए कि इसमें बिहार में प्रगति नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति नहीं हुई, मेडिकल साइंसेज में प्रगति नहीं हुई, शिक्षण संस्थानों में, स्कूलों में प्रगति नहीं हुई, क्या शिक्षक स्कूल में नहीं आ रहे हैं, कोई एक विषय बताइए जिसमें प्रगति नहीं हुई। जब व्यक्ति और समाज प्रगति करता है तो उसके अलग अलग चरण हैं, और आप जिस चरण में अभी बैठे हैं, ये चरण आज से 25 साल पहले नहीं था, और आने वाले 50 साल के बाद या 25 साल 20 साल के बाद आज का कम लगेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिहार में प्रगति नहीं हुई। जिस विषय को प्रशांत किशोर जी ने मुद्दा बनाकर बांकीपुर में चुनाव लड़ा है, अगर देश और समाज के सामने वो परिस्थितियां नहीं होती तो वही हश्र होता प्रशांत किशोर जी का जो अभी से 6 महीना पहले हुआ था। कोई नयापन नहीं है, कोई बात नहीं है, मीडिया चाहे डेवलपमेंट पे हम लोग आएंगे बना दे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि समाज के तौर पर समाज उनको उस प्रकार के दृष्टि से देखेगा जो कहे कि हम विधायकों के नाक में नकेल कस देंगे। ये कौन सी बात है? ये सागर जी जो कह रहे थे कि विपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं, टेक्निकली तो हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी इनको शूट करते हैं। इसलिए शूट करते हैं कि मैं एक पुरानी बात कह रहा हूँ, जब नवीन के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी विधायक हुआ करते थे, तो उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे रामचंद्र पूर्वे जी। उनके चैम्बर में मैं गया और नवीन किशोर सिन्हा जी से पूछा कि नवीन बाबू, आप चुनाव में क्षेत्र में बहुत कम काम करते हैं, बहुत कम आते जाते हैं, लेकिन आप चुनाव लगातार 2 बार 3 बार जीत रहे हैं, क्या आपका जीतने का कारण क्या है? तो उन्होंने 1-2 मिनट गंभीर हुआ और एक सवाल का उत्तर उन्होंने दिया स्पष्ट तौर पर, मुझे भी याद है, इसका चाहे तो आप पुष्टि पूर्वे जी से अभी भी कर सकते हैं, नवीन जी तो नहीं है, नवीन किशोर सिन्हा जी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजद और लालू जी रहेंगे तब तक हमको काम करने की क्या जरूरत है, राजद के डर से कहाँ जाइए हम सब मतदाता, वो तो हमरा के वोट देवे करिए। तो इस डर से 1 बार 2 बार 3 बार जीतते रहे, ये है भाजपा की नीति। लेकिन बिहार कहाँ जा रहा है? अभी संतोष भाई कह रहे थे, हम गरीबी की बात कर लेते हैं, विकास की बात कर रहे थे। अब हम शिक्षा के पटना विश्वविद्यालय में आज शिक्षा कितना चौपट स्थिति में है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज है आपको पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे कौन है? बिहार है। गरीबी में रेखा में सबसे नीचे कौन है? बिहार। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये तो नीति आयोग का सर्वे, आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, ये ऑनलाइन है, सब चीजें देखी जा सकती है। तो आखिर बिहार का डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि पुल पुलिया और सड़क आपने बना दिया और वो पुल गिरते जा रहा है, रोज कोई ना कोई पुल गिर ही जा रहा है। आज सीनियर जूनियर की बात नहीं है कि बिहार की स्थिति जो है आज कितनी बदतर हो गई कि इसी का ना कारण है कि पलायन हो रहा है बड़ी जोरों से। तो पलायन रुका आपका? आज कोरोना के समय भी बिहार की स्थिति क्या रही? आज जो है डॉक्टरों की स्थिति, हॉस्पिटलों की स्थिति देखे, आप बोल दिए रामबली, सारे जगहों पर विषय समझ में आ गया। 90 में जब जिस पार्टी में आप पहले रहे हैं, ये बात आपको अब तक कहते रहेंगे 20 साल जिसको मौका मिला उनको 15 साल मिला, आपको 20 साल मिला, फिर वही बात दोहरा। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, आप सुनिए, हम वो उल बोलने वाले आदमी नहीं है कि 90 में लालू जी आए तो फलाना गिर गया, ये विकेट गिर गया, वहां गिर गया, ये बात नहीं। वो एक पक्ष है, होलिस्टिकली देखेंगे तो वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन वही एक कारण नहीं है। 90 के पहले भारत की स्थिति क्या थी? ओवरऑल जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, 90 आते आते तो कोलैप्स हो चुकी थी। लगभग सबको अपने घर से सोना गिरवी रखने की बातचीत चलती थी पूरे देश भर में, ये स्थिति थी। तो ऐसा नहीं था कि 90 के पहले पूरे देश भर की इकोनॉमी आगे बढ़ रही। तभी तो 91 में एलपीजी लाया गया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन भारत के जो अन्य राज्य हैं, जिन राज्यों ने प्रगति की है, आप किसी भी, आप दक्षिण भारत के राज्यों में चले जाइए, आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, आप उधर पश्चिम के राज्यों में चले जाइए, जिन्होंने अधिकाधिक विकास किया है, उनके टाइमिंग को भी एक बार आपको नोट करना पड़ेगा कि किस समय पर उन्होंने प्रगति की और किन किन सेक्टर्स में प्रगति की। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो इसी प्रकार की ये डिबेट, मेरा हम फेंकेंगे इन पर, ये फेंकेंगे हम पर, ये चलता रहेगा। जिस दौर में देश भर में विकास हुआ, जिस दौर में डेवलपमेंट के काम पूरे देश भर में शुरू हुए, जिस दौर में देश में पूंजी आई, उस दौर में बिहार कहां पर खड़ा था, ये सवाल। जब सभी लोगों ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया,
उस समय पर हमारे पास कोई बुनियादी ढांचा नहीं था, और एक समय के बाद कब तक ये कहते रहिएगा संतोष हम ही नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ, हम समझ गए ये बात, नहीं हम समझ गए। अभी जो विकास का जो पैमाना है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है, अगर आप बिहार फिसड्डी है ना सर। नहीं सुनिए, अगर आप किसी राज्य से 20 साल अगर आप पिछड़ जाएंगे तो पिछड़ते रह जाएंगे। वो कहाँ पिछड़ रहे हैं? जिस आप समय जहाँ थे वही है क्या? मैं आज 25 साल पहले ले जाता हूँ, जहाँ पर ऐसा बीमारू तो नहीं प्रदेश कि जहाँ थे है, वही। उड़ीसा और मध्य प्रदेश हुआ करता था। क्या मध्य प्रदेश और उड़ीसा से हम पीछे नहीं हैं आज? क्यों नहीं? तो पीछे क्यों है? उन्होंने 20 साल का शासन की व्यवस्था, 20 साल का शासन जिम्मेवार नहीं है। जब अटल जी की सरकार देश में बनी थी, अटल जी की सरकार के समय पर वो एक ऐसा कालखंड था जिसमें विकास पहली बार देश के मानचित्र पर चर्चा में आया कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट समाज का भी हो सकता है। मैं 10 सेकंड वो कल्पना अटल जी ने दी। मैं 10 सेकंड उसे इसमें दौर ऐड पर करना मिलाकर चाहता देख हूं। लीजिए। मैं 10 सेकंड इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, विकास के लिए सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी राज्य में आधारभूत जो संरचना होती है, जिसको हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी घोर कमी थी बिहार में, जिसको कमी को दूर करने में लगभग 15 साल से 20 साल नीतीश कुमार जी को लगा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। जैसे गली गली में सड़क बनाना, हाईवे बनाना, 4 लेन बनाना, इस तरह के बैंकिंग व्यवस्था को अच्छा करना, जिसमें केंद्र सरकार का अहम योगदान 2014 के बाद से रहा है बिहार को बदलने में, जिसके कारण यहाँ कुछ बेसिक जो आधार है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप हो पाया, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि उद्योग के लिए ये सारे बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि मैं 90 के दौर में रामबली भाई के तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि 90 के दौर में सिर्फ व्यक्ति का प्लान नहीं हुआ, पूंजी का प्लान हुआ, व्यापारी का प्लान हुआ, बिहारी आत्मा का प्लान हुआ। और आत्मा ही का प्लान नहीं हुआ, आज तीसरी पीढ़ी है जो दिल्ली में रह के काम कर रही है, और मैं सागर भाई बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, आज क्रीमी बिहारी, जो क्रीमी लेयर बिहारी है, वो बिहार से बाहर है। बिहार का विकास तो क्रीमी लेयर बिहारी से होना है। वो ऐसे बिहारी, मैं भी माइग्रेटेड था दिल्ली, लेकिन मैं दिल्ली से कम बैक हुआ। मैं बता रहा हूँ जब बेसिक अवस्था ठीक हुई है, तो आज अब उद्योग पे हम लोग बात, अब मैं वही कर रहा हूँ, अब वही उद्योग की बात हम लोग कर रहे हैं ना। हर डिस्ट्रिक्ट में इनके समय में मेडिकल कॉलेज क्या था, सुनिए कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज क्या था, आज मेडिकल कॉलेज कितना है, एयरपोर्ट कितने थे। आज जब व्यापारी आएंगे तो एयरपोर्ट होगा ना। कितने 5 स्टार होटल थे इनके समय में, आज कितने 5 स्टार होटल है। मैं आपको यही चीज तो समझाने की बात कह रहा हूँ कि जो चीजें, ये जो सवाल आता है कि कब तक, जो सागर जी पूछ रहे हैं, इस कब तक का मतलब क्या है? ये सतत प्रक्रिया है, विकास सतत प्रक्रिया है, वो चलेगा। वो चलेगा। अब औद्योगिकरण करने के लिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी सरकार काम कर रही है। 10 साल का पहले का बांकीपुर और आज का बांकीपुर वही है। अरे भाई, फूड में जाइए, आपकी उपयोगिता क्या है? ये तो सतत प्रक्रिया, कोई भी रहेगा तो विकास। मैं ज्यादा नहीं सागर भाई, मैं ज्यादा नहीं, मैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का मैं बता रहा हूँ। आज अभी न्यूज आई है ना, आज ही का ब्रेकिंग न्यूज है कि जीआई टैग के साथ बिहार का मखाना सबसे बड़े एक्सपोर्ट दर में गया है। ये कैसे संभव हो पाया? श्रीकांत सर, आप ही बता दीजिए कैसे आया? आप मानते हैं कि बिहार विकसित अभी हो रहा है? हुआ तो है ये नहीं है, लेकिन प्रोसेस में है, आपको लग रहा है? बिहार तो बदला ही है। हम लोगों ने 35 साल से मैं बिहार को कवर कर रहा हूँ, तो 1990 के पहले के बिहार और अभी के बिहार में फर्क तो है ही। देखिए, बिहार में सड़क नाम का कोई चीज नहीं था हमारे होश में। ठीक है, हम लोगों को जहानाबाद जाने में पसीने छूट जाते थे, ये तो सच है। रामबली भाई को भी पता होगा, एक बार एम्बेसडर गाड़ी से गए जहानाबाद संहार कवरेज करने, तो गाड़ी गैरेज में लगानी पड़ती थी। नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम किया। अब गाँव सड़कें बन गई, बिजली दुरुस्त हुई है, तो वो है। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में कुछ खास नहीं कर पाए नीतीश कुमार, ये भी सच है। अब सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि नीतीश जी के राज में जो एक फैसला था कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, उसका नुकसान बहुत आगे तक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अयोग्य लोग शिक्षक बन गए, उनको आप हटा भी नहीं सकते। और अयोग्य आदमी जब शिक्षा देगा तो हमारी कई पीढ़ी को बर्बाद करेगा, तो उसका बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ा है। उद्योग खत्म हो सके लालू के राज में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा
ऐसे होते थे जो आज के बीए के क्लास में बीपीएससी के थ्रू होते थे। उद्योग में भैया एक बात बार बार सागर जी बोल रहे हैं, नहीं, 3 चीज हम पूछ रहे हैं, एक उद्योग चौपट, प्रति शिक्षा व्यक्ति आय चौपट, प्रति व्यक्ति आय चौपट, और जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है स्वास्थ्य भी तो चौपट ही है बिहार का। आप बता रहे हैं। जो देखिए, रंजन भैया कह रहे थे, शिक्षा के मामले में एक दो और मैं जोड़ रहा हूँ। दो आपने मेडिकल कहा, कॉलेज होते थे। एक मिनट, एक सुन लीजिए। शिक्षा के मामले में आपने कहा कि जो नियोजित शिक्षा का प्लान नीतीश जी के राज में हुआ वो इतना घातक हुआ कि उसका इम्पैक्ट आज भी पड़ रहा है और आने वाला पीढ़ियों पर पड़ेगा। और तो बोल ही रहे हैं उसके बाद दूसरी बात है, आप सोचे होंगे कि इंटर कॉलेज की पढ़ाई, इंटर की पढ़ाई साइंस कॉलेज से इन्होंने अलग कर दिया पूरे बिहार में। पहले पटना यूनिवर्सिटी से अलग किया, अब पटना यूनिवर्सिटी से इंटर की पढ़ाई जब अलग हो गया, खाली डिग्री की पढ़ाई होती है, उस समय शिक्षा का अवमूल्यन इतना अधिक हुआ, आज तक उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग के ज़माने में जब साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तब करेंट ईयर में मैंने अपीयरिंग बैच में आईआईटी करते थे, एम्स करते थे, और आज क्या कर रहे हैं, आज खाली डिग्री की पढ़ाई होती है और इंटर की पढ़ाई स्कूलों में कर दी गई। वहाँ पर प्रॉपर आईआईटी के और एम्स के पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, तो नतीजा क्या होता है, अब गरीब बच्चों को डिपेंड करना पड़ता है कोचिंग के टीचर से। तो कोचिंग का जो है एक तरह से बहुत बड़ा वृद्धि हुआ। तो यह शिक्षा जो आज की तारीख में सबसे निचले पौधान पर चला गया। प्राथमिक शिक्षा के बारे में देख लीजिए, प्रथम आयोग का क्या रिपोर्ट है। प्रथम आयोग जो रिपोर्ट हर 5 साल पर 2 साल पर करती है, उसका रिपोर्ट पढ़िएगा तो प्राथमिक शिक्षा की भी हालत बदतर है और हाई एजुकेशन का। तो सर इंटर को आप तीसरी स्कूल बता रहे हैं, बात इंटर का जो जो है, स्कूल, नियुक्तियां भी नहीं हो रही है। आज भी हमारे पटना विश्वविद्यालय में मोर देन 50-60% पद खाली है। और आप क्या किया है, इन्होंने स्वायत्ता जो विश्वविद्यालय की थी उस पर नया बिल बना करके रखे हुए हैं कि कब उसको ऑर्डिनेंस ला करके जो स्वायत्ता थी, ऑटोनोमी थी शिक्षा की, डिग्री की, कॉलेज का और इसका, उसको भी खत्म कर रहे हैं। तीसरी बात और इन्होंने किया, एज का 55 वर्ष था शिक्षक का नियुक्ति का। अभी आज धरना पर बैठे हुए मिलेंगे गर्दनी बाग पर, अचानक जब आप विश्वविद्यालयों में से कॉलेजों में शिक्षक का अभाव है, हर साल शिक्षक की बहाली नहीं करते हैं, तो आपने एज क्या किया, 43 कर दिया है 55 से घटा करके। इस तरह का ये प्रयोग शिक्षा में हो रहा है, ये बड़ा ही नहीं। बात मुझे याद है, मैं तो गांव में 8वीं तक पढ़ा, 8वीं के बाद मैं पटना आया। तो जो 5वीं कक्षा के शिक्षक थे, जो 8वीं कक्षा के शिक्षक थे, आज के कॉलेज के शिक्षकों से कम नहीं। मतलब वो बीए के क्लास ले सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स के टीचर जो हमारे 5वीं क्लास में पढ़ाते थे, आज मुझे लगता है बीएससी के क्लास ले सकते हैं। जो संस्कृत के शिक्षक हम लोग 5वीं 6वीं में पढ़ाते थे, वो शास्त्री और आचार्य को पढ़ा सकते हैं। तो ये अंतर था शिक्षकों में। शिक्षकों की गुणवत्ता में बहुत कमी आई, उसको सुधारना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप उन शिक्षकों को निकाल नहीं सकते हैं और नए शिक्षक बहाल नहीं कर सकते हैं। तो उन शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा सकता है, एक रास्ता है, और जो शिक्षकों की बहाली की जा सकती है। तो जब तक शिक्षकों को अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, क्यों योग्य आदमी शिक्षा में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, कब तक पिटते रहेंगे भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, स्कूल ज्यादा बने हैं, अस्पताल कितना साल तक विकास की बात करनी पड़ेगी। जब विद्यालय रहेगा ही नहीं, शिक्षक रहकर क्या करेंगे? सर तो विधानसभा में सवाल उठा है तो जी सर बात है, ठीक है, लेकिन 100% इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। विधानसभा में मुझे याद है कि सवाल उठा है कि बहुत सारे विद्यालयों में छत नहीं है। अभी आपके ब्रजवासी जो बने हैं एमएलसी, वो दिखा रहे थे कि टीना का एक जगह है, वहां पे विद्यालय चल रहा है। अरे हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े हैं, और हमारे घर पर ये छोटे-मोटे जो मुद्दे हैं, आप ये खोजने जाइएगा तो मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या गुजरात में नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो इस बात गुजरात में बाढ़ आ गया, इससे बाढ़ आता ही तो नेचुरल प्रक्रिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप लोग ढोल बजाते हैं, आप एकदम वैसे उस स्तर पर चले जाएंगे। अगर विद्यालय की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बनी तभी ना उसका छत गिर गया, बिल्डिंग ही नहीं रहता तो जो कुछ बना है उस पर मुझे लगता है और अध्ययन होना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता प्रयास है करेंगे। अगर मेरे किसी एक विद्यालय में, मैं कहीं पर विधायक हूँ, मेरे पूरे क्षेत्र में वहां 200 विद्यालय है, उसमें से 2-4 विद्यालय खराब है, तो विधायकों की जिम्मेवारी है उसमें से कुछ सदन में उठाना। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही थी बेसिकली। जो भैया ने कहा, जो विषय भैया ने कहा कि जो प्राथमिक तौर पर जिन शिक्षकों की बहाली हुई, उनके एफिशिएंसी पर कुछ सवाल है। मेरा कहना यह है कि उस दौर में जो अवस्था थी और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना था, ये कितनी बड़ी बात है। उस दौर में साइकिल की जो तस्वीर बच्चियों की हम लोगों ने देखी है, उसको पूरे भारत ने अप्रिशिएट किया था उस दौर में।
सामान्य बच्चों को जो स्कूल देखा भी जिन लोगों ने नहीं था, उनको स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाने बहुत बड़ा मेहनत काम था वो, जिसको नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। करना जरूरी था, नीतीश जी ने किया, लेकिन उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में आज जब उनसे बेहतर शिक्षक हम लोगों को विद्यालयों के लिए मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हम उनकी एफिशिएंसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। ये व्यवस्था उस समय पर नहीं थी, आज उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जहां तक उद्योगों की बात है, मैं अंतिम बात अपनी कह के ये कर रहा हूँ। मुझे ध्यान है, एक बार मैं सुशील जी के यहाँ बैठा था, सुशील जी तब जीवित थे, तो मैंने उनसे पूछा कि वैसे भी ये पूरा काम जो बिहार में दिख रहा है, इसको आप लोगों ने इतनी मेहनत, तब वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उद्योग में हम भी उनसे जो सामान्य सवाल रखता है, सामान्य लोगों को, मतलब वही सवाल हम उनसे पूछे कि उद्योग में कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो सुशील जी ने जो बात कही थी, वो बिहार के सभी जानते भी है इस बात को, लोग छिपाकर बोलता है इस बात को। लैंड एक्विजिशन बिहार में तो बहुत बड़ी समस्या है। उस दौरान जो टेनेंसी है, मतलब जो लैंड की जो होल्डिंग, वो इतनी छोटी थी कि एक ये जो सामने बाढ़ में जो एनटीपीसी बना है, उसको बनाने के बाद नीतीश जी को चुनाव हारना पड़ा था 2004। मेरी भी नौकरी है, चीनी मिल जो था, उसके लिए लैंड की जरूरत थी। लेकिन विगत 2020 के बाद आप देखेंगे, 2020 के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी में सामान्य तौर पर आम मतदाताओं के मन में भी ये परिवर्तन आया कि बिहार का औद्योगिकरण होना चाहिए। और उसके बाद फेज वाइज कलवी सम्राट जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, 51,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट, अगर बगल में झारखंड है, स्टील अगर बिहार में नहीं बनेगा तो महाराष्ट्र में क्यों बनेगा? और उसके लिए अगर 51-52,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात आई, सिर्फ स्टील के बारे में, ये तो सब विभाग इस तरह का चौथा बारी है। 15 क्लस्टर एमओयू ही साइन हो रहा है, खाली एमओयू ही साइन हो रहा है। कोई चीज एमओयू, जब मोदी जी ने जब पहली बार वो बड़ी वाली बैठक की थी मुख्यमंत्री रहते गुजरात में, उसके बाद से वो कार्यक्रम हर साल चलता है। एमओयू साइन हुआ तब ना, एमओयू साइन आप प्रक्रिया में नहीं, आप चाह रहे हैं कि वो कहीं से लेके गिरा दे। मुझे लगता है सागर भाई कि इंडस्ट्री तब तक नहीं आएगी जब तक कि एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग पहल नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से, कुछ लोग अभी मैं आपको 2 सेकंड बताना चाह रहा हूँ, पिछले 5 साल से, खासकर पिछले 5 साल से हम लोग निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सकारात्मक पहल किए हैं। अभी कह रहे थे औद्योगिक क्षेत्रों की चिन्हित हर जिला में लगभग हम लोग भूमि अलॉटमेंट किए हैं। आप लोग पता करिए इस चीज को, भूमि अधिग्रहण का काम चालू हो गया है, अब पैसा जा रहा है। जब औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट, आप जब तक स्पेशल एसीजेड टाइप कुछ व्यवस्था हम लोग जब तक खड़ा नहीं करेंगे, उद्योग जब तक लगाने के लिए हम लोग व्यवस्था नहीं देंगे, तब तक मैं सहमत हूं कि लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे उस पेज को हम लोग सुलझाते आज इस स्तर पर आ गए हैं कि आज हम लोग 51,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए के परियोजना पे बात कर पा रहे हैं। नहीं तो आज से 5 साल पहले इस पे बात भी नहीं कर सकते थे। और एमओयू की तो बात ही अलग। मंत्री थे, बड़ा अच्छा पहल कर रहे थे, लेकिन शाहनवाज जी मंत्री के समय आप उद्योग का बजट देखिए, बजट का प्रतिशत देख करके पता चल जाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। तो बजट पर इतना कम एलोकेशन करते थे उद्योग पर बजट कि उससे आप समझ सकते हैं 19,000 करोड़ का विरासत मिला हुआ, हम लोग 3.5 लाख करोड़ पर ले गए। आप समझिए, आप हमको बजट का बात बता रहे हैं, शिक्षा का बजट क्या था राजद के समय में, आज शिक्षा का बजट देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप सब सारी पैनलिस्ट सब आदरणीय है मेरे, आपके पैर में कांटा चुभता है, आप डॉक्टर की ओर भागते हैं, तब तक किसी मतलब गाड़ी ने आपको ठोक दिया, आपका पैर टूट गया, आप डॉक्टर के पास कांटा निकलवाएंगे कि पैर का प्लास्टर कराएंगे? आप मुझे जवाब दीजिए। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपके पैर में कांटा चुभे थे तो इलाज कांटा का होना चाहिए, पैर टूटने का होना चाहिए। ये है, मैं आपको रामबली भाई एक चीज मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में ऊपर बिहारी है और नीचे भी बिहारी और बीच में पूरा हिंदुस्तान सेफ है। ये है बिहारी, और बिहारी को चुनौती। कुछ लोग अंतिम का 1-2 सवाल, कुछ लोग यह भी कहते हैं रंजन जी कि उद्योग बिहार में लाने के लिए एक बड़ा ये है कि भाई शराबे यहाँ नहीं है, इस वजह से भी उद्योगपति नहीं आते हैं बिहार से। बात है नहीं, शराब से प्रॉब्लम क्या है? मैं एक चीज तो मैं मानता हूँ, ठीक है, शराब के लिए जितनी जरूरत कानून बनाना था उतना जरूरत अवेयरनेस लाना था। शराब नहीं पीना चाहिए, इस पर हम लोगों ने, चूंकि शराब जिस प्रदेश से हम लोग बिलोंग करते हैं,
एक व्यक्ति 400-500 रुपए की मजदूरी करते। शराबबंदी क्यों लाया गया था, पहले उसके इंटेंशन पे बात होना चाहिए था। 500 रुपए की मजदूरी करता है वो आदमी, उधर ही शराब खरीद कर पी लेता था और घर पर जाते जाते तक वो अपना राशन भी लेकर नहीं जा पाता था और जाकर घर में एक घरेलू हिंसा करना शुरू करता था। जब से तथाकथित शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने लाई, उसके बाद से ईमानदारी पूर्वक इसकी समीक्षा हुई? कभी नहीं हुई। हम समीक्षा के फेवर में है रामबली भाई, रंजन भाई। तो ये समीक्षा अगर रियल में होती तब इसके कारणों पर ध्यान दिया जाता और ये सिर्फ नीतीश कुमार जी के जिद पर ये तथाकथित शराबबंदी है, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है कि अब नया पीढ़ी जो है सूखा नशा के चपेट में आ गया है। शराबबंदी तो बंद है नहीं, लेकिन इससे उद्योग धंधा भी प्रभावित हो रहे हैं। और अगर यही अच्छा काम था तो बगल के उत्तर प्रदेश में और भाजपा के कई राज्यों में आपका शासन है, तो क्यों नहीं वहाँ लागू कर देते हैं भाई? पूरे भारत में लागू। तो भाई बीजेपी की सरकार अब नहीं है, आ जाएगा, क्या चिंता कर चालू होगा सर। आप संतोष जी आप ही बता दीजिए। देखिए, समाज के साथ एक कमिटमेंट होता है, आप उस कमिटमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। उसको नीतीश जी को मैंडेट मिला और समाज ने अपना समर्थन उस शराबबंदी के बाद 2 बार एनडीए के पक्ष में दिया है। जिसको जो कहना है अब खजाना खाली ना हो गया, खजाना कैसे भरेगा? खजाना कहाँ से खाली, सब खजाना खाली हो गया। लाइट बत्ती जल रहा है ना आपके यहाँ? जब राजद में थे तो था, लाइट बत्ती जलता नहीं, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, खजाना खाली पर मुझे एक शब्द बोलना है। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं रामबली भाई, मतलब ये माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ी इकोनॉमी में अमेरिका का इकोनॉमी है। जरा आप लोग गूगल कर लीजिए कि कितना उनका जीडीपी और कितना उसके ऊपर कर्जा है, फिर बात करेंगे हम बिहार पर। आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। मंत्री मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसा औद्योगिक संस्था, कौन ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर कर्ज नहीं है। कर्ज ज्यादा होना कम होना, ये कर्ज क्यों लेना पड़ा? अरे आपने विरासत में ऐसे चीजें, आपने विरासत में ऐसी चीजें हम लोगों को दी हैं। अरे गड्ढा में बिहार था, अब भरते भरते 20 साल में समतल भूमि बनी, अब नहीं इमारत की बात आने में। कर्ज क्यों लेना पड़ा है पूरा बिहार जानता है। इस पर आप अभी प्रशांत जी पर चर्चा हो रही है। समाज अलग अलग समय पर अलग प्रकार के एस्पिरेशंस को दर्शाता है। समाज की जो अपेक्षाएं हमसे थी, हमने लगभग उन सभी अपेक्षाओं को पूरा किया। प्रशांत जी ने हमसे थोड़ा आगे बढ़ के अच्छा है, तो अभी आज के समय पर ये नेता है, इनसे ज्यादा सवाल होगा और इनसे ज्यादा उत्तर भी आने वाले समय में हम लोग लेंगे। लेकिन अगर किसी संगठन में विचारधारा नहीं है तो वो लंबे समय तक टिक नहीं सकती और समाज उसको लंबे समय में अपने अंदर संश्लेषित भी नहीं करने वाला। तो अगर आपको कुछ करना है तो उसका एक दृष्टिकोण आपको समाज के सामने रखना पड़ेगा। आज बिहार जहां पर खड़ा है, ये हमने किया है, एनडीए की सरकारों ने किया है। भले नीतीश कुमार जी और राज सम्राट जी उस गति को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार के अच्छा, एक 10 सेकंड का मैं और लास्ट में ऐड कर दूं। श्रीकांत भाई बड़े अनुभवी हैं, इनसे पूछिए जरा कि गरीबी हटाओ का नारा इस देश में पहले किसने दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने जिस ईस्वी में दिया उसके बाद कब तक कांग्रेस शासन किया इस देश में? गरीबी हटा पाया क्या? लेकिन 2014 के बाद से गरीब और गरीबी के जीवन स्तर में क्या सुधार आया है, इस पर भी तरह देश के स्तर पर हम लोग बात से ज्यादा लोग गरीबी रेखा 27 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 12 वर्षों में गरीबी रेखा। मैं आंकड़ा नहीं देना चाह रहा था, इसलिए नहीं देना चाह रहा था क्योंकि यहाँ सारे प्रबुद्ध हैं, कोई यहाँ वो नहीं है, आंकड़ा नहीं देना। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, गरीबी हटाओ बोलने वाली पार्टी सत्ता में रहने के बाद गरीबी नहीं हटा पाई। हमने जब आया तो गरीबों का स्तर कैसे बदला, ये विचार व्यवस्था लागू करें। रंजन जी आपको बधाई हो, गठबंधन हो गया है उत्तर प्रदेश में। जी को आप जिताने में एडी चुटी के जोर लगा दिए थे। यही बात आप बताइए नहीं, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब, जिसको ईश्वर ने जिता दिया हम क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, आपके नेता क्यों नहीं एक को बढ़िया कार्यक्रम किया? अरे क्या बात कर रहे हैं, एक ही तो जा पर कृपा राम के हुई, तो उसके बाद क्या बचता है? चलिए तो अंदर एक मिनट बीजेपी की कृपा हुई है तभी प्रशांत जी जीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और
चूंकि जीत के मैं अरे कहता आपके हूँ वोटर्स तो प्रशांत के साथ थे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वोटर कहीं आसमान से तो आएगा नहीं, अब वो जनसुराजी विचारधारा ही बन गए, बदलता है, मत ही बदलता है। ये नहीं कह रहा हूं कि जनसुराजी बन गए हैं, लेकिन इस बार प्रशांत को मौका दिया है ना। उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन हो गया। अंतिम मेरा यही है कि उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन हुआ है, अमित शाह जी से मुलाकात हुई है आपके जो नेता हैं अरुण भारती जी, तो क्या कितने सीटों पर फाइनल हुआ? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सागर भाई, सहयोगी बनकर उपयोगी हम लोग हुए हैं झारखंड में, सहयोगी बनकर उपयोगी हम लोग हुए हैं बिहार में, और मुझे लगता है नागालैंड में भी मेरा 2 विधायक है जो कि उपयोगी बन के वहां काम कर रहा है। या उत्तर प्रदेश की अब बारी है, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उस भ्रम जाल से वहां के जनता को निकालेंगे जो दलित शोषित वंचितों के साथ जो उन्होंने काम किया है। वहां जो ट्रैक्टर चलाया जा रहा है दलितों पे, गरीबों को शोषण किया जा रहा है, झूठा नैरेटिव चलाकर अयोध्या सीट जीतने पर जो इतना वाहवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी है कि योगी जी के खिलाफ लड़ाई है। कहा जा रहा है कि बिहार में चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को ठिकाने लगाया था बीजेपी ने, और वहां चिराग को आगे करके जोगी जी अच्छा एक चीज बताइए, ठिकाने लगाने की तैयारी है। श्रीकांत भाई एक चीज बताइए, ठीक है आप पत्रकार है, आप कह सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताना है, समझना है इस बात को, क्या हमारे चुनाव लड़ने के बाद 43 सीट पे बेशक आ गई नीतीश कुमार, आ गए ना नीतीश कुमार 43 सीट पर, वो कहा जाता है ये क्रेडिट हम ही लोग को मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या वो तब मुख्यमंत्री नहीं बने थे? बने थे तो भाजपा की कृपा से बन गए, भाजपा की कृपा से। ये एनडीए का कल्चर है, कितना सीट मिला का कल्चर है, कितना सीट यूपी में लड़ रहा है, तो 1-2 को सीट गठबंधन होगा, सीट मिलेगी। आप सारे पासवान कितना सीट, मैं आपको बता तो रहा हूँ, गठबंधन होगा, सीटें मिलेंगी, आपसे बेहतर पहले किसको हम बताएंगे? सबसे पहले आप ही को बताएंगे। चलिए तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासत पर चर्चा हुई। अब तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इतने देर तक जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जो गेस्ट आए थे, पैनलिस्ट आए थे, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।